हेलो दोस्तों। साथियों, हम लोग हिस्ट्री के तहत प्रागैतिहासिक काल में अभी तक हमने पुरापाषाण काल के बारे में जाना था। और पुरापाषाण काल को हमने 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा था। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत 2 काल और आते हैं आपके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बनते हैं। वो है आपका मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस काल तक आते आते मानव ने काफ़ी कुछ विकास कर लिया था और उसके साथ साथ पृथ्वी पर टेम्परेचर की अधिकता हो गई थी। मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ रहा था। हिमयुग की समाप्ति हो चुकी थी और उसके साथ साथ जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ, तापमान के साथ साथ, तापमान के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ, वैसे ही प्रकृति में, वनस्पति में और जीव जंतुओं के आकारों में, उनकी प्रजातियों में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक आते आते मानव के जीवन में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए। तो आइए हम देखते हैं, आज की जो क्लास हमारी होगी उसी से संबंधित होगी कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक आते आते मानव का जो विकास है वो किस स्तर तक पहुंचा। उसकी जो जीवन शैली थी, उसका जो सांस्कृतिक विकास था, उसमें कितना कुछ परिवर्तन हुआ। यहाँ से जो फैक्ट होंगे वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, आइए हम देखते हैं आज सबसे पहले मध्य पाषाण काल। आइए दोस्तों, देखते हैं हम मध्य पाषाण काल के बारे में कि इस काल में जो है मानव ने किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया और उसका सांस्कृतिक विकास जो है वो कहाँ तक पहुँचा। देखिए, मध्य पाषाण काल के बारे में पहले यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो समावधि है वो 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व तक है। मतलब ये हुआ कि मध्य पाषाण काल में हम लगभग मानव के इतिहास का 2000 वर्षों के काल का अध्ययन करते हैं कि 2000 वर्षों तक, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से 8,000 वर्ष पूर्व तक मानव का कितना विकास हुआ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस काल के जो उपकरण पाए गए हैं सबसे पहली बार तो विंध्यन पर्वत क्षेत्र से पाए गए हैं। सबसे पहली बार एक इतिहासकार रहे हैं C.L. कार्लाइल। C.L. कार्लाइल ने 1867 में, 1867 में विंध्य पर्वत क्षेत्र, जिसका विस्तार जो है आपका उत्तर प्रदेश, जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश में है, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी से इस काल के उपकरण पाए सबसे पहली बार C.L. कार्लाइल ने 1867 में। तो इस काल के जो जनक हैं वो C.L. कार्लाइल को ही माना गया है। सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से संबंधित उपकरणों की खोज C.L. कार्लाइल के द्वारा की गई 1867 में। इनके ही द्वारा कुछ एक विशेष प्रकार के छोटे छोटे कुछ हथियारों का खोज की गई। वो हथियारों की जो आकृति थी वो कुछ विशेष प्रकार की थी। मतलब उनका साइज भी काफ़ी कम था और उनका जो है, उनकी जो आकृति थी वो भी कुछ एक डिफरेंट टाइप की थी। वो किस प्रकार की थी, देखिए यहाँ पर देखते हैं। C.L. कार्लाइल को इस काल का सबसे पहले जनक माना गया है क्योंकि सबसे पहली बार इस काल से संबंधित उपकरणों की खोज C.L. कार्लाइल के द्वारा की गई। उसके पश्चात है कि उपकरण जो पाए गए, C.L. कार्लाइल ने विंध्यन पर्वत क्षेत्र से जो उपकरण खोजे उनकी लंबाई मात्र 1 से 8 सेंटीमीटर तक पाई गई। मतलब उनकी लंबाई जो थी वो 1 से 8 सेंटीमीटर तक थी। तो यहाँ पर ये देखिएगा, एक चीज़ आप समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि यहाँ तक आते आते जो उपकरण है, जो मानव के द्वारा हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका साइज़ काफ़ी कम हो गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि हुई, तापमान की वृद्धि के होने से जलवायु में परिवर्तन हुआ और जलवायु में परिवर्तन होने से एक विशेष प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर। वो जीवों का जो साइज था वो काफ़ी छोटा हो गया। पहले काफ़ी बड़े बड़े जीव हुआ करते थे जो कि समुद्र में रहने वाले थे, या फिर जैसे कि आपका जुरासिक टाइप के थे, डायनासोर टाइप के थे, या फिर कंगारू टाइप के थे, काफ़ी बड़े बड़े जीव थे। लेकिन जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती चली गई, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती चली गई, वैसे ही जीवों की जो आकृति है वो कम होती चली गई, उनका जो साइज है वो छोटा होता चला गया। अब छोटे जीव हैं तो छोटे जीवों को मारने के लिए हमें बड़े हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा, उनको मारने के लिए छोटे ही हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसी काल में तापमान में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। इसी का परिणाम ये हुआ कि जीवों की आकृति, जीवों का जो साइज था वो काफ़ी कम हो गया और उनको मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए गए मानव के द्वारा, पत्थरों के बने हुए, वो काफ़ी छोटे हो गए। उनका साइज लगभग 1 से 8 सेंटीमीटर तक हो गया। ये देखेगा। और ये जो छोटे छोटे उपकरण थे, इनको नाम दिया गया है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ हथियार,
इन उपकरणों को जो नाम दिया गया है, ये तो छोटे छोटे हथियार हैं जिनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर तक है। इनको माइक्रोलिथ कहा गया है। और इसी के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि माइक्रोलिथिक एज किसे कहा गया है। माइक्रोलिथिक एज बेसिकली माइक्रोलिथ उपकरणों से संबंधित है। मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथिक एज कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस काल में जो उपकरण पाए गए हैं छोटे छोटे, जिनका साइज काफ़ी छोटा है, उसके आधार पर उनका नाम माइक्रोलिथ कहा गया है। और इस काल को, उपकरणों के आधार पर इस काल को माइक्रोलिथिक एज कहा गया है। ये फैक्ट भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तो नोट नहीं किया है, आप चाहें तो लिख लें कि उपकरणों के आकृति के आधार पर, उनके साइज के आधार पर इस काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा गया है। अब औजारों की जो आकृति थी, मैंने बताया था अभी आपको कि इनकी जो CL कार्लाइल के द्वारा जो उपकरणों की खोज की गई, उनकी आकृति भी कुछ विशेष प्रकार की थी। वो साइज में भी छोटे थे, लेकिन आकृति भी कुछ विशेष प्रकार की थी। वो आकृति कैसी थी? देखिए, त्रिभुजाकार, मतलब त्रिभुजाकार वहाँ पर हथियार पाए गए कुछ इस प्रकार से। चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, जैसे कि आपका ये है अर्धचंद्राकार टाइप के कुछ हथियार पाए गए। यहाँ पर अर्ध और है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अर्धचंद्राकार। ठीक है, समलंबाकार। तो इस प्रकार के कुछ हथियार जो है मध्य पाषाण काल में पाए गए हैं। उनकी आकृति और उनके साइज के आधार पर इस काल की अपनी एक विशेषता है। और इसी के आधार पर मध्य पाषाण काल को पाषाण काल में एक अलग स्थान दिया गया है। ये अब बात समझने वाली है। यहाँ पर देखिए, फैक्ट तो हम समझ ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा तो चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएंगी आपके लिए याद रखने के लिए, मतलब एग्जाम हॉल तक कैरी अप कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो इस काल के औजारों की जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी, इस टाइप के कुछ अर्धचंद्राकार थी, समलंबाकार, इस प्रकार के होता हथियार पाए गए हैं। अब इस काल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो विशेषता है इस काल में, सांस्कृतिक विकास के रूप में यदि हम देखें तो मानव के द्वारा सबसे पहली बार पशुपालन की शुरुआत की गई। मतलब मानव ने जो है पशुओं को पालना शुरू किया। कुछ पशु ऐसे थे जिनको उसने अपने साथ रखना शुरू कर दिया। तो पशुपालन की शुरुआत सबसे पहली बार इसी काल में होती है, मानव के द्वारा पशुपालन की शुरुआत। और आग का व्यापक प्रयोग हमने देखा था पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि मानव के द्वारा आग का इस्तेमाल किया जाने लगा है उसके दैनिक जीवन में। मतलब वो अपने दैनिक जीवन में वो आग से परिचित तो वो काफ़ी समय पहले से था, लेकिन उसने आग का इस्तेमाल अपने जीवन में शुरू कर दिया। वो कैसे? वह जो मांस खाता था, वह जो जानवरों को मांस खाता था, वो उनका इस्तेमाल, आग का इस्तेमाल उनको भूनने में करने लगा। मतलब मांस को भूनने में करने लगा। और इसके साथ साथ जानवरों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उसने आग का इस्तेमाल किया। मान लेते हैं कि जैसे वो किसी स्थान पर निवास कर रहा है तो जंगली जानवर के आक्रमण की, हमले की आशंका बनी रहती थी, तो उस स्थान पर आग जला दी है और वहीं पर वो आराम कर रहे हैं। उससे क्या हो गया कि जो जंगली जानवर है उनके हमले का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता था। तो इस प्रकार उसने दैनिक जीवन में अपने आग का इस्तेमाल काफ़ी बड़े पैमाने पर इस काल तक आते आते शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो आप यहाँ पर ये है कि पशुपालन की शुरुआत इस काल में की गई मानव के द्वारा। और इस पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो राजस्थान में बागोर से प्राप्त हुए हैं। बागोर और सांभर दो एक स्थान ऐसे हैं जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य हमें इस काल से संबंधित मिलते हैं। और भी कुछ स्थान हैं इस काल से संबंधित, जैसे कि आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ से भी पशुपालन के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। यूपी में मिर्ज़ापुर है जो कि आपका पूर्वी जिला है, मिर्ज़ापुर विंध्य पर्वत क्षेत्र में आता है। और प्रतापगढ़ में भी कुछ क्षेत्र है, जैसे महादहा है, प्रतापगढ़ में भी है। तो ये सभी स्थान जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो यह है आपका मध्य पाषाण काल। अब इसके बाद हमारा एक काल और बचता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को जो है क्रांतिकारी काल भी कहा जाता है मानव के काल में। क्यों? क्योंकि उस काल में, नव पाषाण काल में जो है मानव ने एक बड़े पैमाने पर अपना सांस्कृतिक विकास किया। ठीक है, वो विकास क्या क्या हुआ और किन किन चरणों में हुआ, ऐसी क्या विशेषताएं थी उस काल की जिससे कि नव पाषाण काल को एक विशेष स्थान दिया जाता है। तो आइए उसको भी हम साथ साथ समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं नव पाषाण काल, जो कि पाषाण काल के अंतर्गत जो है सबसे अंतिम काल है। मैंने अभी बताया था अभी आपको मध्य पाषाण काल से संबंधित कि उस काल तक आते आते मानव काफी कुछ विकास कर चुका था। ठीक है, और उस काल में जो पाए गए उपकरण हैं उसके आधार पर ही मध्य पाषाण काल को एक अलग टाइम पीरियड में रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नव पाषाण काल, जो कि पाषाण काल के अंतर्गत सबसे नवीनतम है, सबसे अंत में काल आता है ये। और इसका जो टाइम पीरियड है
हमने देखा था कि मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व तक था, लेकिन नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका 8,000 से 6,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। ठीक है, 6,000 वर्ष पूर्व तक। अब यदि हम देखें तो इस काल से संबंधित जितने भी साक्ष्य हमें मिले हैं, इस काल में देखिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस काल में जो है मानव ने काफ़ी कुछ विकास कर लिया था, और उस विकास के आधार जो थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे। जैसे कि अब सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि इस काल से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, जितने भी साक्ष्य हैं कि उस काल में मानव ने अपना कितना सांस्कृतिक विकास किया, उस काल में मानव के व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, और किस प्रकार के हथियारों का, किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल जो है इस काल तक आते आते मानव करने लगा था। तो इन सभी उपकरणों की या इन सभी साक्ष्यों की जो खोज की है वो सर जॉन लुबाक ने की है, और इन्हीं को इसके आधार पर इस काल का जनक माना गया है। सर जॉन लुबाक को नवपाषाण काल का जनक माना गया है। क्यों? क्योंकि सर जॉन लुबाक ने ही नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्यों को एकत्र किया और उनके बारे में रिसर्च किया है पूरा। अब आइए देखते हैं इस काल की अपनी विशेषताएं। देखिए, उपकरणों की यदि हम बात करें तो उपकरण जो थे, जैसे कि हमने देखा था कि मध्य पाषाण काल में मानव ने जो है काफ़ी छोटे छोटे पत्थर के उपकरणों का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में स्टार्ट कर दिया था। अब नव पाषाण काल तक आते आते भी जो है जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है पृथ्वी पर, तो अलग अलग प्रकृति के अलग अलग प्रजाति के जीवों की उत्पत्ति हो रही है, जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि हथियारों में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। अब उसी के आधार पर हम देखते हैं इस काल की जो अपनी विशेषताएं रही हैं, सबसे एक क्रांतिकारी जो विशेषता है इस काल की वो है कृषि की शुरुआत। कि मानव ने जो है कृषि कार्य आरंभ कर दिया है, उसने फसलों को उपजाना शुरू कर दिया था। इससे पहले क्या था कि मानव जो है मध्य पाषाण काल तक मानव जो है एक खाद्य संग्राहक के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। खाद्य संग्राहक का मतलब इतना है कि वह उसको सिर्फ इतनी बात से मतलब था कि उसका पेट भर जाए। ठीक है, मतलब खाद्य सामग्री इकट्ठा उसको नहीं करनी है, अलग अलग स्थानों से जिस भी प्रकार से, चाहे वो पेड़ पौधों के कंदमूल खाने से हो या फिर जानवरों का मांस खाने से हो, सिर्फ वो पेट भरने के लिए जीवित रहता था। बाकी किसी भी आर्थिक गतिविधि में वो इन्वॉल्व नहीं था। और इस काल तक, मध्य पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, उस काल में किसी भी प्रकार की जो आर्थिक गतिविधि थी वो शुरू नहीं की थी। लेकिन नव पाषाण काल में ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब देखिए, क्रांतिकारी परिवर्तन क्या हुआ कि मानव ने कृषि कार्य आरंभ कर दिए हैं। मानव ने कृषि कार्य आरंभ कर दिए हैं, और कृषि कार्य आरंभ करने के साथ साथ उसमें स्थायी निवास करने की प्रवृत्ति आ गई है। अब साधारणतः आप लोग देखते भी हैं कि यदि हमें किसी फसल को उपजाना है तो वहाँ पर सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी, मतलब ज़मीन की जुताई खुदाई भी करनी होगी, उसमें हमें बीज भी डालना होगा। तो इन सभी प्रक्रिया को जब तक वह फसल बन के तैयार होगी तो 4 से 5 माह मिनिमम उसमें लग जाते हैं। हो सकता है उस समय और भी ज़्यादा समय लगता हो। तो लेकिन अब जो हमने फसल बोई है उसका उत्पादन लेने के लिए हमें उस स्थान पर टिके रहना होगा, और उसकी सुरक्षा भी करनी होगी, जंगली जानवरों से सुरक्षा करनी होगी, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करनी होगी। तो कृषि कार्य जैसे ही मानव ने शुरू किया, उसका परिणाम एक ये हुआ कि उसमें स्थायी निवास करने की प्रवृत्ति आ गई। तो एक स्थान पर टिक कर रहने लगा और घर बनाने लगा। कच्ची ईंटों के मकानों के साक्ष्य इस काल से हमें प्राप्त हुए हैं। अब देखिए परिवर्तन क्या हुए हैं। कृषि कार्य की शुरुआत हुई है, कृषि कार्य की शुरुआत हुई है, इसका परिणाम ये हुआ है कि स्थायी निवास करने की प्रवृत्ति मानव में आ गई है। ठीक है, अब घरों का निर्माण होने लगा है, गाँव का विकास होने लगा है, मतलब बहुत सारे ग्रुपिंग में लोग रहने लगे हैं। एक एक स्थान पर जो है घर बनाकर कच्ची ईंटों के मकानों के साक्ष्य इस काल से हमें प्राप्त हुए हैं। मृद भांड का विकास, अब ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मृद भांड का विकास, मृद भांड क्या होता है? देखिए, कच्ची मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, पहले क्या होता था कि मानव के द्वारा कच्ची मिट्टी के ईंटों के बर्तन इस्तेमाल में किए जाते थे अपने दैनिक जीवन में। लेकिन इस काल में, नव पाषाण काल में, वह कच्ची मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको पकाकर इस्तेमाल में लाने लगा। उन्हीं को मृद भांड बोला गया है। मृद भांड का विकास होने लगा है। हड्डी के उपकरण, अब देखिएगा कितने क्रांतिकारी परिवर्तन इस काल में हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मध्य पाषाण काल तक जो है मानव सिर्फ पत्थरों के उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है। वो पत्थर से बनाए हुए औजारों का इस्तेमाल कर रहा है जानवरों को मारने में, या फिर पेड़ पौधों से जो उनकी छाल होती है उसको अलग करने में। ठीक है, तो लेकिन नव पाषाण काल में उसने हड्डी के उपकरणों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वह ज़्यादा कारगर होंगे, ज़्यादा नुकीले होंगे, ज़्यादा धारदार होंगे। तो अब देख रहे हैं
कि हड्डी के उपकरणों की शुरुआत हुई है, पहिए का आविष्कार, ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है मानव के जीवन में। क्रांतिकारी परिवर्तन इसलिए हुआ है कि जैसे ही उसने पहिए का आविष्कार किया और उसका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में शुरू किया, तो उससे क्या हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने की सुविधा उसको हो गई और अपने साथ काफ़ी सामान लेकर जाने की उसको सुविधा उपलब्ध हो गई। अब मान लेते हैं कि उसने इसी काल में कृषि कार्य की शुरुआत कर दी है, कृषि कार्य की शुरुआत कर दी है, तो वहाँ से फसल उत्पादन उसने लिया है और एक स्थान से जब वहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो गई है, अब उस समय फर्टिलाइजर्स तो थे नहीं, उस समय यूरिया तो था नहीं, या फिर NPK तो था नहीं कि ज़मीन में बिखेर दिया और उसको उपजाऊ शक्ति फिर से बढ़ गई है, वो सब प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड करता था। तो इसीलिए जैसे ही एक स्थान की उपजाऊ मिट्टी समाप्त हो गई, उसकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो होती है वो समाप्त हो गई है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि कार्य करने के लिए उसको पहिए का इस्तेमाल उसने अपने दैनिक जीवन में बड़े पैमाने पर किया और एक क्रांतिकारी परिवर्तन मानव के जीवन में यहाँ से। UPSC मेंस में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि पहिए के आविष्कार से मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, आधारभूत परिवर्तन हुए। अब इसके बाद देखते हैं स्थल, इस काल से संबंधित स्थल हैं। देखिए JNK में, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम नामक स्थान है और बुर्ज होम से क्या मिला है हमें, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब मानव के साथ उसके कुत्तों को भी दफना दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, बोलते हैं कि मान लेते हैं कि मालिक मर गया है तो कुत्ते को क्या जानबूझकर मारकर उसके साथ दबाया गया है। देखिए ऐसा नहीं होता है, ये क्वेश्चन कई बार बड़ा कुछ फनी टाइप में मुझे लगता है। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया है, ठीक है, तो उसको दफना दिया है पर्टिकुलर किसी स्थान पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि मानव उसका मालिक मर गया तो कुत्ते को भी मार के उसके साथ ही तभी दफना दे, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि पहले मालिक को दफना दिया जाता है और जब कुत्ता अपनी मौत मरता है तो कुत्ते को भी उसके साथ ही उसी स्थान पर उसकी बराबर में दफनाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुत्ता मर गया है तो मालिक को दफना के उसके साथ दफना दे रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो बुर्ज होम है, कुफ कराल है। बुर्ज होम आप इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं थी शॉर्ट तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप लोग नोट कर लेंगे इसको कि बुर्ज होम से मालिक के साथ या मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य में मिले हैं, ठीक है। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, बलूचिस्तान जो क्षेत्र है आपका पाकिस्तान में, वहाँ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं, ठीक है। यूपी में इलाहाबाद के निकट एक स्थान है कोल्डीवा से धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वो भी इसी काल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा नवपाषाण काल तक आते आते मानव ने कितना कुछ विकास कर लिया है। निम्न पुरापाषाण काल से जैसे जैसे हम चरणबद्ध तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, आप यदि हम देखें यहाँ पर नवपाषाण काल तक आते थे काफ़ी कुछ एक क्रांतिकारी परिवर्तन मानव के जीवन में हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह हमारा क्लास था आज, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित। क्लास से संबंधित कितनी जानकारी आपको प्राप्त हुई, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया करें। धन्यवाद।